हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। उधमपुर कहकर एक गांव में इंद्रेश नामक एक गरीब आदमी रहा करता था। उसकी बीवी का नाम स्वर्णा होता है और छोटी बेटी का नाम पंखुड़ी होता है। इंद्रेश गांव के नुक्कड़ पर एक ठेला लगाकर वहां पर दाल मखनी और नान बेचा करता था। लेकिन इंद्रेश के हाथ की बनी दाल मखनी इतनी खास नहीं होती और सभी उसकी निंदा करते हैं। अरे रे 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 रे, पूरे मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया, पूरा मूड ऑफ कर दिया। इतनी बुरी दाल मखनी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाई। हाँ यार, ना दाल में नमक ना नाम में चपक, दोनों भी फीके फीके लग रहे हैं। लेकिन ये दाल मखनी तो। अरे चुप बैठो तुम बेवकूफ आदमी। अरे अगर खाना सही से बनाना ही नहीं आता तो जाकर मजदूरी का काम करना। यहाँ पर क्यों ठेला लगाकर लोगों की तबीयत खराब करने के पीछे तुला हुआ है, बेशरम कहीं का। ग्राहकों की बातों को सुनकर इंद्रेश बहुत दुखी हो जाता है और उसे अपने लिए बहुत बुरा लगता है। वो अगले दिन दाल मखनी को और भी ज्यादा स्वादिष्ट बनाने की कोशिश करता है। भगवान करे ये वाली दाल मखनी सही बनी रहे, मैं ग्राहकों के और ताने नहीं सुन पाऊंगा। इंद्रेश उस दाल मखनी को अपने ग्राहकों को देता है, लेकिन इस बार भी ग्राहक उसकी दाल मखनी को बुरा भला बोलते हैं और उसे पैसे ना देकर ही चले जाते हैं। अरे मनहूस आदमी, तुझे तो पाप लगेगा। इतनी बुरी और बेस्वाद दाल मखनी बनाकर लोगों के मुंह का टेस्ट खराब कर दिया तूने। जा, तुझे तो अब मैं पैसे भी नहीं दूंगा। रोते रह कमीना कहीं का। नहीं नहीं, मैं आपसे विनती करता हूँ, ऐसा मत कीजिए, मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। अरे सुनिए तो साहब, अरे साहब रुकिए रुकिए। वो आदमी अपनी कार में बैठकर चला जाता है और इंद्रेश उसकी कार का पीछा करते हुए भागता है और भागते भागते वो मुंह के बल गिर जाता है। घर आने के बाद वो सारी बात स्वर्णा को बताता है। स्वर्णा उसके चेहरे पर लेप लगाती है और कहती है, जी अब आपको आराम मिलेगा। आराम तो न जाने कब मिलेगा, मुश्किल से बोनी हो रही है। दाल मखनी के अलावा मुझे कुछ ठीक से बनाना भी नहीं आता। मैं दाल मखनी को एकदम स्वादिष्ट बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ, फिर भी कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। तभी अचानक से घर की बत्ती चली जाती है और हर तरफ अंधेरा हो जाता है। हे भगवान, ये बत्ती कैसे बुझ गई अचानक? हमारे घर के पीछे कुछ काम चल रहा है। उन्होंने कहा था कि गांव की कुछ बस्तियों में बत्ती कुछ देर के लिए जा सकती है। वैसे भी जीवन में तो अंधेरा हो ही चुका है, उस अंधेरे के सामने ये अंधेरा कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ पर इंद्रेश की छोटी बेटी पंखुड़ी हाथ में एक जलता हुआ लालटेन लेकर आती है और अंधेरे में रोशनी आ जाती है। अरे पंखुड़ी बिटिया, तुम? पापा, आप इतने उदास और मायूस क्यों हो रहे हो? अंधेरे को रोशनी ही मिटा सकती है, लेकिन उस रोशनी को भी हमें ही उत्पन्न करना होगा ना। अगर आप इस तरह हिम्मत हार जाओगे तो कैसे चलेगा? भरोसा रखिए पापा, हर काली अंधेरी रात के बाद आशाओं का एक सुनहरा सवेरा जरूर होता है। इसीलिए निश्चिंत रहिए और भगवान जी पर भरोसा रखिए और खुद की हिम्मत को हारने मत दीजिए पापा। पंखुड़ी की बातों को सुनकर इंद्रेश और स्वर्णा भावुक हो जाते हैं। सच में बहुत बड़ी हो गई है मेरी छुटकी, मेरी प्यारी सयानी और होशियार बच्ची। किसी की नजर ना लगे तुझे लाडो। एक दिन इंद्रेश शाम में अपने ठेले को बंद करता है और जंगल के रास्ते से होते हुए अपने घर को लौट रहा होता है। तभी अचानक से एक बूढ़ा आदमी भागते हुए आकर इंद्रेश का रास्ता काटता है और रोते हुए कहता है, अरे बेटा बेटा रुको, मेरी एक मदद करो बेटा। वो मेरी छोटी सी 8 साल की पोती वो उस तरफ गई है। उसे कुछ गुंडे उठा ले गए हैं। वहां एक काली गुफा है, उधर जाओ, उसे ढूंढकर उन दरिंदों की गिरफ्त से उसे छुड़वा दो बेटा। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। काका आप हाथ मत जोड़िए, मैं अभी जाकर आपकी पोती को बचाता हूँ। घबराइए मत, आप यहाँ पर बैठिए, मैं अभी आया। हाँ,
इंद्रेश उस गुफा की ओर भागता है और जब वो उस गुफा के अंदर जाता है तभी अचानक से अंधेरा उजाले में बदल जाता है और इंद्रेश देखता है कि अब वो इंसानी दुनिया से एक जादुई दुनिया में आ चुका है, जहाँ पर हर चीज जादुई है। लोग जमीन पर चलने की जगह हवा में उड़ रहे होते हैं, वहाँ भी हवा में उड़ रहे होते हैं। हर एक दुकान जादुई दुकान होती है और भी कई सारे जादुई करतब हर तरफ चल रहे होते हैं। इंद्रेश बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे वाह, ये तो एकदम अलग और गजब की दुनिया है। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? तभी इंद्रेश उसी बूढ़े आदमी को एक फरिश्ते के भेष में हवा में उड़ते हुए देखता है और बूढ़ा आदमी उससे कहता है, अरे घबराओ मत इंद्रेश, तुम एक तिलिस्मी जादुई शहर में आए हो। तुम्हारी दुविधाओं का सारा हाल उस जादुई बनिए की दुकान में मिलेगा। वो देखो, उस बर्फीले पेड़ के पास वाली दुकान। मेरी दुविधाओं का हाल मतलब? अगर वहां पर जाओगे ही नहीं तो तुम्हें पता कैसे चलेगा? इंद्रेश उस जादुई बनिए की दुकान के पास जाता है और देखता है कि वहाँ पर अतरंगी कपड़े पहने हुए एक नौजवान बैठा है। आपकी पीड़ा को अब हम ही पार कर सकते हैं। ये लीजिए, ये है जादुई मक्खन और ये है जादुई दाल और मसाले। इन्हें इस्तेमाल करके आप दाल मखनी बनाना। तब जो दाल मखनी बनेगी वो कोई मामूली साधारण सी दाल मखनी नहीं होगी, वो जादुई दाल मखनी होगी, जिसका स्वाद दुनिया की नंबर 1 दाल मखनी से भी ज्यादा अच्छा और मजेदार होगा। लोग तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सच? अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, लेकिन इससे तो मैं बस कुछ समय के लिए ही इस्तेमाल कर पाऊंगा। ये मक्खन की टिक्की और दाल और मसाले, ये सब तो जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। अरे उसकी चिंता मत कीजिए जनाब, क्योंकि ये दाल मसाले और मक्खन जादुई है। इन्हें आप 1000 सालों तक भी इस्तेमाल करोगे ना, फिर भी ये कभी खत्म नहीं होंगे। ये मटरू का वादा है आपसे। अब ये मटरू कौन है? इस लोक के राजा हैं क्या? अरे ना ना, मटरू यानी मैं, मेरा नाम मटरू है। अच्छा। इंद्रेश उस दुकानदार और बूढ़े फरिश्ते को धन्यवाद कहता है और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करता है और उस जादुई दुनिया से फिर से अपनी इंसानी दुनिया में वापस आ जाता है। वो घर जाकर स्वर्णा और पंखुड़ी को सारी बात बताता है और वो दोनों ही सब कुछ सुनकर चकित हो जाते हैं। अब इंद्रेश सोचता है, जादुई दाल मखनी तो बन जाएगी, लेकिन सभी गांव वाले तो मुझे नफरत करते हैं और ऐसे में वो फिर से मुझ पर भरोसा कैसे करेंगे? पापा, इसके लिए मेरे पास सॉलिड आइडिया है। आप अपना भेष बदल लो और फिर अपना एक नया ठेला लगाकर दाल मखनी बेचो। किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आप वही हो, क्योंकि भेष बदलने के बाद कोई आपको पहचान ही नहीं पाएगा पापा। अरे हाँ पंखुड़ी बिटिया, ये बात तो तुमने बहुत ही सही कही। मैं इसी सुझाव को अपनाता हूँ और अपना भेष बदल लेता हूँ। इंद्रेश अब अपना भेष बदलता है जिससे कोई उसे पहचान न सके और वो एक नया ठेला लगाता है और जादुई दाल, जादुई मक्खन और जादुई मसालों को इस्तेमाल करके वो जादुई दाल मखनी बनाता है और आवाज बदलकर चिल्लाता है, दाल मखनी ले लो, दाल मखनी, स्वादिष्ट और चटपटी दाल मखनी, दाम में सस्ती और क्वालिटी में एकदम मस्त। आइए आइए। सभी गांव वालों को इंद्रेश की दाल मखनी बहुत पसंद आने लगती है और सभी उसकी खूब प्रशंसा करते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से जोरदार बारिश आती है, जिसके कारण इंद्रेश पूरी तरह भीग जाता है और उसका असली भेष सबके सामने आता है और सभी उसे देख हैरान रह जाते हैं। तेरी, ये तो वही इंद्रेश दाल मखनी वाला है। ये यहाँ भेष बदल कर दाल मखनी बेच रहा है, और वो भी इतनी अच्छी। माफ कीजिए आप सभी, मुझे आप सबसे एक और मौका चाहिए था ताकि मैं पहले से भी अच्छी दाल मखनी बना पाऊं और आप सबको पसंद आए। अगर मैं भेष नहीं बदलता तो मेरे इस नए ठेले पर भी कोई नहीं आता।
अरे तुम चिंता मत करो इंद्रेश भाई, इस बार तुमने तो कमाल ही कर दिया। इतनी स्वादिष्ट दाल मखनी है कि अरे क्या ही बताऊं। ओहो, आहा, मजा ही आ गया जिंदगी का। हाँ इंद्रेश, अब तुम्हें भेष बदल कर रहने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह अब से इंद्रेश बिना भेष बदले ही दाल मखनी बेचने लगता है और ढेर सारे पैसे कमाता और किसी को भी जादुई दाल मखनी के राज के बारे में भनक तक नहीं लगती। तेजेंद्र एक गरीब आदमी था जो एक छोटे से घर में अपनी बीवी कविता और 3 छोटी बेटियां झिलमिल, आंचल और साक्षी के साथ रहता था। वो अपनी तीनों बेटियों से बहुत प्यार करता। मोहल्ले का मशहूर ढाबा पांडे की रसोई, वहाँ पर तेजेंद्र एक नौकर के तौर पर काम करता। वो टेबल और रसोई साफ करता, झाड़ू लगाता और पोछा भी मारता और तो और लोगों को खाना भी परोसता। तेजेंद्र एक बहुत ही मेहनती आदमी था। तीनों बेटियां पढ़ाई में अच्छी थीं। ऐसे ही एक रोज, पापा ये देखो, आपकी तीनों बेटियों ने परीक्षा में अच्छे नंबर लाए हैं। हाँ पापा, मैंने तो गणित और भूगोल में पूरे के पूरे नंबर लाए हैं और मैंने इतिहास में। अरे वाह 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 कविता, आज तो इन तीनों की पसंद का ही खाना बनाना, और तुम तीनों को जो भी उपहार चाहिए तुम तीनों बेझिझक होकर मांग सकती हो। पापा तुरंत ला कर देंगे। तेजेंद्र का सेठ पांडे बहुत ही निर्दयी और क्रूर किस्म का आदमी था। वो उसे हर महीने पूरी तनख्वाह में से थोड़े पैसे कम ही देता, जिस पर तेजेंद्र हमेशा चुप्पी बनाए रखता है। लेकिन इस बार वो इस मुद्दे पर आवाज उठाता है। सेठ जी, आप हर महीने मेरी तनख्वाह में से पैसे काटते हो और मैं आपको कुछ बोलता भी नहीं इस विषय पर। ये सरासर गलत है और अब से मुझे अपने सारे पैसे चाहिए। अरे कारे छछूंदरवा, कैंची की तरह तेज जुबान चलाई के सीख लिए हो का? भूल मत, तू कौन आदमी से बात करत है? हम तो हार सेठ हों और हम अपन नौकर लोगन को जूती की नोक पर रखत हैं, समझा के नहीं? चल भाग यहाँ से, बंदर कहीं का। नहीं सेठ जी, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। आप पहले मुझे मेरे पैसे सूद समेत वापस दे दीजिए, फिर ही मैं यहाँ से जाऊंगा। आप यूं धोखे में नहीं रख सकते मुझे हर बारी। अरे तोहरी तो ऐसी की तैसी, एक लपड़ लगाएंगे ना, सीधा विदेश में जाकर तू लंदन ब्रिज पर जा गिरोगे। रुक जा, अब वो तो हार के बताते हैं। पांडे अपनी दुकान में रखी एक लकड़ी उठाता है और उससे तेजेंद्र को मारने लगता है और तेजेंद्र बेचारा कुछ नहीं कर पाता। पांडे तेजेंद्र की सुताई करके उसे अपनी दुकान से धक्के मार कर भगा देता है। तेजेंद्र रोते हुए शरीर पर चोट के निशान लिए जाता है और कविता और उसकी तीनों बेटियां बहुत घबरा जाती हैं और उसकी बीवी और बेटियां उसकी मरहम पट्टी करते हैं। धीरे से जिनमिल बच्ची, धीरे से। पापा, अब तो आपको राहत मिल रही है ना? हाँ बेटा, धन्यवाद। ये देखिए, मैंने आपके लिए लेप भी बना लिया। अब इसे लगाने से आपकी चोट यूं चुटकी बजाकर छू मंतर हो जाएगी। हाँ जी, ये लीजिए हल्दी वाला दूध, लौंग और इलायची भी कूट कर डाली है ताकि आपकी जबान पर स्वाद आए। तीनों बेटियां अपने गरीब बाप का खूब ख्याल रखती हैं। अब तेजेंद्र के पास कोई नौकरी नहीं थी। दिन ब दिन उसके पैसे भी खत्म होते जा रहे थे। वो नौकरी तलाशने कई जगहों पर जाता है, लेकिन कहीं भी तेजेंद्र को नौकरी नहीं मिलती। वो बहुत परेशान हो चुका था। क्या हुआ जी, आज भी कहीं नौकरी नहीं मिली? नहीं कविता, सुबह से शाम तक भूखे प्यासे यहाँ वहाँ ठोकरे खाते हुए दर दर भटक रहा था मैं, लेकिन कहीं भी नौकरी नहीं मिली। कहीं पर नौकरी करने के लिए कोई जगह नहीं बची है, तो कहीं मुझ जैसे व्यक्ति के लिए कोई नौकरी नहीं है। तभी साक्षी अपनी किताब लाकर कहती है, पापा ये देखो ना, मेरी इस किताब के पन्ने सारे खत्म हो गए। क्या आप मुझे नई किताब दिलाओगे? आंचल और झिलमिल की तो अभी बिल्कुल सही सलामत है और बहुत सारे पन्ने बचे हैं उनकी किताबों के। हाँ बेटा, पापा आपको नई किताब जरूर देंगे, बस कुछ देर रुको। हाँ, मैं अभी आया। तभी तेजेंद्र अपने गुल्लक में के चिल्लर निकालता है और उनसे साक्षी के लिए किताब लाता है। तब अकेले में कविता उससे कहती है, जी वो पैसे तो आटे के लिए थे ना, अब आटा नहीं होगा तो रोटी कैसे पकेगी? बोलिए भला,
साक्षी कुछ ना कुछ कर लेती ना 1-2 दिन तक। हाँ नहीं कविता, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, जब मैं अपनी 3 बेटियों को ब्याहूं तब वो तीनों इतनी पढ़ी लिखी हो कि पूरी दुनिया उन पर गर्व करे। हम तो अपने हालातों के कारण पढ़ नहीं पाए, लेकिन अपनी तीनों बेटियों को पढ़ाना ही पढ़ाना है, हर हाल में। फिर चाहे कितने ही दिन भूखे क्यों न रह लें या किसी के सामने भीख भी क्यों न मांगनी पड़े, ये बाप अपनी बेटियों की खुशी के लिए कुछ भी कर जाएगा। तीनों के लिए मैं 2 गांव छोड़कर वीरपुर है, वहां के भव्य मंदिर से खाना लेकर आता हूँ। वहां का खाना अच्छा और साफ होता है, मुफ्त में सबको बांटते हैं रोज। लेकिन जी, आप पहले ही दिन भर इतना चल चुके हो, आपके पैरों में छाले हो गए हैं, कितने सूज गए हैं आपके पैर। ऊपर से वो पांडे की मारी हुई चोटें भी अब तक ठीक नहीं हुई। ऐसे में इतनी दूर 2 घंटे कैसे चलकर जाएंगे आप? एक तो कोई वाहन सुविधा भी नहीं है हमारे गांव में। कोई हर्ज नहीं कविता, अपनी तीनों बेटियों के लिए गरीब बाप हिमालय की चोटी तक चढ़ने के लिए तैयार है, तो ये 2 घंटे चलकर जाना तो बहुत छोटी बात है। तेजेंद्र के पैरों में सूजन और छाले होने के बावजूद भी वो अपनी बेटियों के लिए खाना लाने घंटों चलता है। तेजेंद्र अपनी बेटियों की पढ़ाई में कोई बाधा आने नहीं देता, फिर चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हो। थोड़े दिनों बाद तेजेंद्र को एक जगह सफाई कर्मचारी की नौकरी मिलती है और वो रोज सुबह उस जगह पर जाकर झाड़ू से सफाई करता। सफाई कर रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं? झाड़ू से कचरा ऐसे उड़ा रहे हो जैसे बल्ले से गेंद हिट कर रहे हो। हाँ, ठीक से साफ करो वरना आज ओवर टाइम रुकवा देंगे। जी साहब, माफी चाहता हूँ। समय का पहिया काफी आगे चला जाता है। आंचल, झिलमिल और साक्षी तीनों बेटियां अब बड़ी हो जाती हैं। आंचल यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रही होती है, झिलमिल टीचिंग की और साक्षी एमबीबीएस की। तेजेंद्र तीनों की पढ़ाई करते वक्त खूब देखभाल करता है। ये लो मेरी शेरनिया, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय। रात के 2 बजे पढ़ते हुए चाय पीना, इसका तो मजा ही कुछ और है। अच्छी बनी है ना चाय मेरी बच्चियों? चीनी दूध सब नाप तोल के डाले थे मैंने, कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई ना? कविता सो रही थी तो मैंने उसे उठाया नहीं और खुद ही बना ली चाय तुम तीनों के वास्ते। नहीं पापा, चाय तो एकदम टॉप क्लास बनी है। आपने तो सारी माँ और गृहिणियों के दांत खट्टे कर दिए। मुझे आप पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है पापा। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा आंचल बेटा, तुम्हें सेकंड हैंड बुक्स को इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना बेटा? फटे पुराने हैं थोड़े से, लेकिन काम हो जाएगा, माफ कर दो बेटा। हाँ अरे पापा, आप माफी क्यों मांग रहे हो? आपने हम तीनों के लिए जितना संघर्ष किया है ना, वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। हमारी नजरों में आप दुनिया के सबसे अमीर पापा हो, क्योंकि अमीर तो वही होता है जो दिल का धनी होता है ना? और हम तीनों को इस बात पर बहुत गर्व है कि हम तीनों आपकी बेटियां हैं। तुम तीनों को मेरा ढेर सारा प्यार। यूं ही पढ़ो लिखो और खूब तरक्की करो जीवन में। तेजेंद्र अपनी बेटियों को गर्मी ना लगे इसलिए हाथ में पकड़ने वाले छोटे पंखे को घंटों तक घुमाते हुए वो उन्हें हवा देता है और मच्छर का कॉइल जलाकर उन्हें मच्छरों से भी बचाता है। फिर आखिरकार वो घड़ी आ ही जाती है तेजेंद्र के जीवन में, जब उसकी बेटी आंचल एक IAS अधिकारी बन जाती है, झिलमिल एक बड़ी स्कूल में टीचर बन जाती है और साक्षी शहर के नामी अस्पताल में डॉक्टर बन जाती है। तीनों बेटियां अपने पिता के नाम से एक स्कूल बनवाते हैं, जिसका नाम वो अपने पापा के नाम से रखते हैं। देखिए पापा, तेजेंद्र हाई स्कूल, इसमें गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाएगा। वो बच्चे जिनकी आंखों में तो बहुत सारे बड़े बड़े सपने सजे हुए होते हैं, पर उनके पास उन सपनों को पूरा करने का कोई जरिया नहीं होता। थैंक यू पापा, आज हम तीनों भी जिस मुकाम पर खड़े हैं ना, वो सब आपके ही कारण है, आपकी ही देन है। आप हमारे भगवान हो पापा। चलिए अब इस रिबन को कट करके उद्घाटन करिए इस विद्या के मंदिर का। आपसे बड़ा निष्पाप और पवित्र मन वाला व्यक्ति इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। अपनी तीनों बेटियों की इतनी बड़ी जीत को देख तेजेंद्र की आंखें नम हो जाती हैं। आज इस 3 बेटियों के गरीब बाप का परिश्रम, उसकी दुआएं, उसकी मेहनत सार्थक हो गई। मैं बता नहीं सकता कि मुझे तुम तीनों पर कितना गर्व और अभिमान महसूस हो रहा है। तेजेंद्र स्कूल का उद्घाटन करता है और उसकी तीनों बेटियां अपने जीवन में खूब तरक्की प्राप्त करती हैं।
तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, मेहनत और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।